नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डीएसी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें देश के हालात के हिसाब से रक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर चर्चा की गई। और इस बैठक में भारतीय रक्षा बलों के लिए अलग अलग हथियार प्रणालियों की खरीद के लिए करीबन 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी ने भारतीय नौसेना के लिए 60 मेड इन इंडिया यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, भारतीय सेना के लिए 307 अटैक्स हवित्जर तोपें और 9 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और इस सौदे में भारतीय नौसेना के लिए HAL से 60 LUS समुद्री हेलीकॉप्टर खरीद के लिए 32,000 करोड़ रुपए का मेगा ऑर्डर शामिल है। दूसरी तरफ डीएसी ने जिस अटैक्स की खरीद को मंजूरी दी है वो पूरी तरीके से देश में निर्मित है और इस 155/52 कैलिबर ATAGS को DRDO, भारत फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम ने मिलकर विकसित किया है। कहा जा रहा है कि इन तोपों को उन इलाकों में तैनात किया जाएगा जो काफी ज्यादा ऊंचाई पर है। कहा जा रहा है कि इनकी तैनातगी चीन के साथ पाकिस्तान की सीमा पर भी की जाएगी। वहीं रक्षा मंत्रालय ने कहा कि नौसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों की खरीद की मंजूरी दे दी गई है, जिनकी कीमत 56,000 करोड़ रुपए है। वहीं भारतीय वायुसेना के लिए लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन को मंजूरी मिली है, जिसे कि सुखोई 30 MKI में लगाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों आज भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश के मांडला पहाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में सवार दोनों पायलट वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और हादसे के बाद पायलटों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। बता दें कि यह घटना आज सुबह करीबन 9:15 की है। इस हेलीकॉप्टर का संपर्क ATC से टूट गया था। दोस्तों ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर गिर चुका है भारतीय सेना का और ये लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, चीता हेलीकॉप्टर इसकी तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी इन्हें क्यों ऑपरेट किया जा रहा है ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ही ये हादसे हो रहे हैं। दरअसल इसके पीछे कहीं ना कहीं दोस्तों चाइना का भी हाथ हो सकता है। फिलहाल ये तो जाँच का विषय है, बाद में ये बातें साफ हो पाएंगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अब फाइनल अप्रूवल देने जा रही है स्वदेशी खरीद के लिए, जिसे कि इस हफ्ते दिया जा सकता है, जिसमें कि 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स हैं, जिन्हें कि हिंदुस्तान शिपयार्ड टर्किश एनाडोलू शिपयार्ड के साथ मिलकर तैयार करेगा। इसके अलावा 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जिनकी अनुमानित कीमत 4,950 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 6 नेक्स्ट जनरेशन माइन वेसल्स हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 10,000 करोड़ रुपए है, जिसे कि कोचिन शिपयार्ड के द्वारा तैयार किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिका की तरफ से एक बड़ा ऑफर भारत को दिया जा रहा है, जिसमें कि अमेरिका हाइब्रिड एयर डिफेंस सिस्टम को भारत के साथ मिलकर बनाना चाहता है, जिसका इस्तेमाल हाई एल्टीट्यूड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और इसके अलावा वेरी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों भारत पहले से ही अपने फेज 1 के तहत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को डिप्लॉय कर चुका है और फेज 2 इंटरसेप्टर का टेस्ट इस साल होने जा रहा है। यही नहीं, इसके अलावा भारत XR-SAM मिसाइल सिस्टम को भी तैयार कर रहा है, जो कि S-400 का कॉम्प्लीमेंट होगा। ऐसे में दोस्तों आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका जिस हाइब्रिड सिस्टम का ऑफर भारत को कर रहा है वो कहीं ना कहीं भारत के प्रोग्राम को रोकने की कोशिश है और साथ ही भारत और S-400 और S-500 ना खरीदे रशिया से, इस पर भी वो एक बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO ने कहा कि उनकी कंपनी को इंडोनेशिया से $200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए, जिसे कि इस साल इंडोनेशिया दे सकता है। यही नहीं, ब्रह्मोस एरोस्पेस की एक टीम अभी इंडोनेशिया में है और उनके साथ बातचीत कर रही है, क्योंकि इंडोनेशिया शोर बेस्ड वेरिएंट खरीदना चाहता है और हो सकता है कि इंडोनेशिया शिप लॉन्च वेरिएंट भी खरीदे, जिसे कि इंडोनेशिया अपने वॉरशिप्स में माउंट कर सके। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO साहब ने बताया कि उन्हें फिलीपींस से भी $300 मिलियन का फॉलो ऑन ऑर्डर मिल सकता है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। फ्रांस भारत की 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है। इसके लिए उसने भारत को नई अटैक सबमरीन का ओवरऑल डिजाइन, जो कि पंप जेट प्रपोजन के साथ होगी, उसकी पेशकश की है, जिसका आधार बाराकुडा क्लास की सबमरीन होगी और इस पनडुब्बी में 190 मेगावाट का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर लगाया जाएगा, जो कि वर्तमान में भारत तैयार कर रहा है, वो भी रशिया की साझेदारी के साथ। वहीं दोस्तों ये जो फ्रांस का ऑफर है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ब्राजीलियन नेवी ने भारत को ऑफर किया था, जो कि अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बना रहे हैं, जो कि फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डिजाइन पर आधारित है
और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों वो काफ़ी बड़ा होगा, यानी कि करीबन 6000 टन का, और इसे 48 मेगावाट के प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से पावर मिलेगी, जिसे कि ब्राजील की न्यूक्लियर कंपनी तैयार कर रही है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत जी की आज 65वीं जयंती है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वीरता और बहादुरी के किस्से जुबां पर है। सीडीएस जनरल रावत जी के जन्मतिथि के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना ने जनरल विपिन रावत की स्मृति में 2 ट्रॉफियां स्थापित करने की घोषणा की है। पहली ट्रॉफी जनरल विपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी होगी, और ये ट्रॉफी महिला अग्निवीर ट्रेनिंग में प्रथम स्थान पाने वाली महिलाओं को दिया जाएगा। और दूसरी ट्रॉफी जनरल विपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी को गोवा में नेवल वॉर कॉलेज में नेवल हायर कमांड कोर्स कर रहे मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर्स को दी जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इजराइल ने अपनी 2 कंपनियों को यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम प्रणाली बेचने की मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा है कि इजराइल ने यूक्रेन को एंटी ड्रोन जैमिंग सिस्टम को भी देने की पेशकश की है, और इन सिस्टम्स की मदद से यूक्रेन रूस के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ईरानी ड्रोन का मुकाबला कर सकेंगे। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद पहली बार इजराइल ने यूक्रेन को हथियारों की बिक्री के लिए रक्षा निर्यात लाइसेंस को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इजराइल यूक्रेन को सैन्य सहायता नहीं देने के लिए सावधान रहा है, लेकिन इस कदम से रूस के साथ इजराइल का तनाव पैदा हो सकता है और सीरिया में इजराइल के सुरक्षा हितों को नुकसान पहुंच सकता है। दरअसल इजराइल और यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि 2 इजरायली कंपनियों यानी कि एल्बिट और राफेल के लिए लाइसेंस को मंजूरी दे दी गई है, जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित करती हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, पेंटागन ने काला सागर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में अमेरिकी वायुसेना की निगरानी ड्रोन के मार्ग में यानी कि रास्ते में रूसी लड़ाकू विमान के असुरक्षित तरीके से आने का वीडियो जारी किया। 42 सेकंड का यह वीडियो जारी किया गया, और अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वीडियो में एक रूसी Su-27 अमेरिका के MQ-9 ड्रोन के पीछे की तरफ आ रहा है और इसके गुजरने पर ईंधन छोड़ना शुरू कर देता है। अमेरिकी सेना ने कहा कि MQ-9 रिपोर्ट को समुद्र में गिरा दिया जब रूसी लड़ाकू विमान ने मानव रहित विमान पर ईंधन डाला, और रशिया ने MQ-9B के प्रोपेलर को बाधित करने का भी प्रयास किया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जापान के लिए एक बड़ी बात कही गई है। दरअसल चीन को पता चल चुका है कि जापान ने अपना रक्षा बजट काफी बढ़ा दिया है और एक बार फिर से जापान सैन्यकरण के रास्ते पर चल रहा है। चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि जापान का ये कदम बहुत खतरनाक हो सकता है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि जापान को सैन्य सुरक्षा के मामले में अपने शब्दों और कार्यों में सतर्क रहना चाहिए और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचाने वाले काम को बंद कर देना चाहिए। दरअसल जापान ने 1947 में युद्ध को त्याग दिया था, आप सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उसे देखते हुए जापान काफी सतर्क हो गया। और दूसरी बात यह है कि चाइना भी लगातार अपने प्रभुत्व को बढ़ा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया भी एक तरह से जापान के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में जापान अब अपने पुरानी फॉर्म में फिर से आने वाला है, जो कि चीन हो या फिर नॉर्थ कोरिया हो या फिर रशिया ही क्यों ना हो, उनके लिए खतरनाक बन सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो की तरफ से कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा अंतरिक्ष यान की जांच के लिए परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया है, ताकि प्रक्षेपण के दौरान अंतरिक्ष यान को आने वाले कठोर कंपन यानी कि वाइब्रेशन और एकॉस्टिक एनवायरनमेंट का सामना करना पड़े। ये परीक्षण किसी भी अंतरिक्ष यान के लिए योग्यता और स्वीकृति प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। हालांकि ये परीक्षण विशेष रूप से काफी चुनौतीपूर्ण थे, और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान 3 मॉड्यूलों का एक संयोजन है, जिसमें प्रपल्जन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल शामिल है। इसरो की तरफ से कहा गया है कि वाइब्रेशन और एकॉस्टिक टेस्ट ने लॉन्च एनवायरनमेंट में स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और सर्वाइवलिटी पर पर्याप्त विश्वास हासिल किया है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। टेस्ट रॉकेट के साथ 4 ऑर्बिट मिशनों में से पहला गगनयान मिशन इसी साल मई में निर्धारित किया गया है। मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि टेस्ट व्हीकल TVD-1 मई 2023 में इसका टेस्ट किया जाना है। इसके बाद दूसरा परीक्षण यानी कि TVD-2 मिशन 2024 की पहली तिमाही में होगा, जो गगनयान यानी कि LVM-3G1 का पहला मानव रहित मिशन है। साथ ही मंत्रालय ने बताया कि अगली परियोजना रोबोटिक पेलोड के साथ टेस्ट व्हीकल यानी कि TVD-3 और D4 और LVM-3G2 मिशन की बनाई गई है। सफल परीक्षण यान और चालक दल मिशनों के परिणामों के आधार पर 2024 के अंत तक चालक दल मिशन को भेजने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा मंत्रालय ने कहा कि क्रूजकेप सिस्टम के प्रदर्शन के लिए परीक्षण यान TVD-1 मिशन भी तैयार किया गया है और पहली उड़ान के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। TVD-1 मिशन के लिए क्रू मॉडल स्ट्रक्चर भी तैयार हो चुका है और सभी क्रूजकेप के स्थिर परीक्षण सिस्टम मोटर्स को पूरा कर लिया गया।
फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।